बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की दरख्वास्त पर एक अहम हुक्म सादर फरमाया है। ये क्या मामला है, इमरान खान साहब की किस नोयत की दरख्वास्त से इस पर क्या हुक्म सादर हुआ है, ये सारी तफसीलात अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसके अलावा अदालती महाज से जो दीगर अहम केसेस की समाअत हुई है, उनका अहवाल अदालत की जानिब से जारी किए गए जो अहकामात हैं, उनकी डिटेल भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। ख़ास तौर पे जो कल परवेज़ इलाही को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद रिहा किया गया, रिहाई के बाद फौरी तौर पे उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई और आज परवेज़ इलाही साहब को जो अदालत है मुतल्लिका इंसदाद दहशतगर्दी की जज शाहरुख अर्जुमन की अदालत में पेश कर दिया गया है। तो इसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे। हाई कोर्ट में भी एक दरख्वास्त जो है वो परवेज़ इलाही साहब के हवाले से दायर की गई है, कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन है। और लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी अहम समाअत हुई है परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी और आज उनको अदालत में पेश करने के हवाले से। तो पहली खबर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, कुछ दीगर खबर भी अदालती महाज से शामिल करेंगे। आज एंकर इमरान रियाज खान के लापता होने के हवाले से 100 से ज़्यादा दिन उनके गुजर चुके हैं, लापता हैं, मंजर आम से मुकम्मल तौर पर गायब हैं, नहीं मालूम किसके पास हैं। आज उनकी बाजियाबी के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस समीर हुसैन भट्टी साहब ने समाअत की। DIG ऑपरेशन कामरान आदल इस केस में पेश हुए और उनकी जानिब से मोहलत की सदा की गई कि इमरान रियाज खान की बाजियाबी के लिए अब मज़ीद मोहलत दी जाए। तो अदालत ने 13 सितंबर तक की जो है वो मोहलत दे दी है। लेकिन वहाँ से जो हाई कोर्ट के रिपोर्टर हैं, हमारे शाकिर अवान साहब, हमारे साफ़ी भाई हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट किया है अपने एक्स ट्विटर अकाउंट से, जिसमें उनका कहना है कि कमरा अदालत में जो वालिद हैं इमरान रियाज खान के, जो कि आज आए हुए थे अदालती कार्रवाई में, उन्हें एक कॉल आती है और उस कॉल में कहा जाता है इमरान रियाज खान के वालिद को कि आपका बेटा 10 दिनों में घर वापस आ जाएगा। तो एक तो इस केस की समाअत हुई है। इसके अलावा जो चौधरी परवेज़ इलाही को कल मिर्ज़ा वकास रऊफ़ साहब ने अदालत में पेश करने का हुक्म दिया था, आज परवेज़ इलाही साहब को चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने पेश नहीं किया। और फिर इसमें जब जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद पेश हुए, उनकी जानिब से अदालत को बताया गया कि परवेज़ इलाही साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की रोशनी में रिहा किया गया, लेकिन जो एक और FIR है इस्लामाबाद के थाना में जो दर्ज की गई है, उस दर्ज की गई FIR में परवेज़ इलाही साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब इस्लामाबाद के FIR में गिरफ्तार होने के बाद परवेज़ इलाही साहब का जो जुरिस्डिक्शन है वो लाहौर हाई कोर्ट की नहीं बनती। तो इस पर अदालत ने कहा कि ठीक है, हम यह मामला डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। उस नए केस में जो गिरफ्तारी हुई है परवेज़ इलाही साहब की, उसके बाद हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं रहती, यह मामला गैर मसर हो गया है। लेकिन जो सरकारी अफसरान हैं जिन्होंने अदालती हुक्म के ऊपर अमल दरामद नहीं किया, उनके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। तो चीफ जो कमिश्नर इस्लामाबाद के, उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस दे दिया गया है और लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को कहा गया है कि आप इस हवाले से अलग फ़ाइल तैयार करें और इसके ऊपर फर्दर कार्रवाई को जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ़ साहब ने कहा कि अदालती अहकामात अगर किसी को पसंद नहीं तो वो इसको चैलेंज कर सकते हैं। और ये भी उन्होंने कहा कि अदालती हुक्म से छेड़छाड़ करने का किसी किस्म का कोई अख्तियार नहीं। यहाँ पर नाज़रीन, जिस तरीके से परवेज़ इलाही साहब को अदालतों से रिलीफ मिला है, ख़ास तौर पर लाहौर हाई कोर्ट से, इस पर मेरा एतराज़ हो सकता है, एतराज़ नहीं भी हो सकता, और आप देखने वालों का भी एतराज़ हो सकता है, और बहुत सारे दोस्तों का एतराज़ ना भी होगा। लेकिन मेरा एक सवाल है कि जब अदलिया लोगों को मतलब इस तरह के जो प्रोमिनेंट लोग हैं उन्हें इंसाफ देने में इतनी मतलब तेज़ी देखी जाती है अदालती कार्रवाई में, तो एक बड़ा एक अहम मामला है जिस पर मेरा एक सवाल है कि जब आर्टिकल 25 मौजूद है, वो मामला क्या है, उसकी डिटेल भी आगे चल के आपके साथ अगर वक्त हुआ, क्योंकि वो भी बड़ा एक लंबा चौड़ा मामला है। तो आर्टिकल जो 25 है वो बड़ा वाज़ेह है और उसमें ये वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि किसी के साथ आप इम्तियाज़ी सलूक नहीं कर सकते। जो ट्रीटमेंट आपने एक शहरी को देनी है, दूसरी ट्रीटमेंट भी है वो आपको मिलनी चाहिए। परवेज़ इलाही साहब के वकील आमिर सईद राना साहब यहाँ पे मौजूद हैं, उन्हें शामिल कर लेते हैं। आए आमिर सईद राना साहब, आए। ये बताएं कि आपने कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन भी फ़ाइल कर दी है यहाँ पे हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वो कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन फ़ाइल करने की जस्टिफिकेशन क्या है? क्या आप समझते हैं कि अदालती ऑर्डर के ऊपर अमल नहीं हुआ, दोबारा से जो गिरफ्तारी की गई है वो भी कंटेम्प्ट की गई है एक नई FIR में गिरफ्तार करके? देखिए जी, पहले तो सबसे पहले जो लाहौर वाला इशू चल रहा है, लाहौर इशू के ऑर्डर के अंदर ऑनरेबल जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने बड़ा वाज़ेह कहा था, इनको किसी भी केस में अरेस्ट नहीं किया जाएगा, ना कोई एजेंसी ना कोई इदारा वो फेडरेशन का है। जब एक ऑर्डर बड़ा क्लियर हो, उसके बाद अगर इस्लामाबाद की पुलिस जाके वहाँ उनसे अरेस्ट करके यहाँ पर लाती है और एक डिटेन कर देती है ऑर्डर के अंदर, और वो डिटेंशन का ऑर्डर जो है वो कोर्ट सस्पेंड कर देती है और कहती है कि ही शैल बी रिलीज, तो उसके बाद जब ये रोका गया है उस ऑर्डर को की कंटेम्प्ट की जा रही है जो लाहौर वाला ऑर्डर है।
तो फिर कल जो कोर्ट ने कहा कि ये जो ऑर्डर पास किया है जेल से चेंज करने वाला, वो भी एक लॉ के ऑर्डर को फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश की गई है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो कंटेम्प्ट लॉ यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फाइल की है वो भी इसी की कड़ी है कि जब कोर्ट कहती है आप एक बंदे को रिलीज़ कर दें, आप अगले दिन एक नई FIR, कोई पुरानी जो FIR पड़ी है उस FIR के अंदर आप उनका नामिनेट कर देते हैं किसी भी तरीके की, मीन कि आप किसी की लिबर्टी को कर्टेल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इसकी इजाज़त नहीं देता है। लेकिन कल का जो आपने ऑर्डर परसों को देखा होगा जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब का, बड़ा वाज़ेह है कि हाई कोर्ट का ऑर्डर हो और ऑर्डर के बावजूद आप किसी को उठा के ले गए, तो आम बंदे की माइंड में ये बात आ रही है कि इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ये जब अदालत का की ऑर्डर में आ जाए तो एक बड़ी अलार्मिंग चीज़ है, जिसके ऊपर हमें एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान देखना है कि इंटरनेशनली क्या हो रहा है इसके। आमिर भाई, ये जिस तेज़ी के साथ परवेज़ इलाही साहब को रिलीफ मिला अदालतों से, हाई कोर्ट से, वो अपनी जगह पे, फिर जिस तेज़ी के साथ उन्हें यहाँ पे लाया जाता है लाहौर से अरेस्ट करके इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद से फिर इस्लामाबाद पुलिस लाइन में नए केस में उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, दूसरी जानिब हम ये चीज़ें भी देख रहे हैं कि वो भी बड़ी रैपिडली चल रही हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब, मेरा इस पर कोई एतराज़ नहीं, अदालतें फैसले कर रही हैं, एक 14 साल बच्ची पे तशद्दुद होता है और एक जज के ऊपर इल्ज़ाम आता है, उस जज को इंक्वायरी में शामिल तफ्तीश करने के लिए पुलिस लिखती है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद अपना लाहौर हाई कोर्ट को, आज तक उस जज के हवाले से अप्रूवल नहीं आती लाहौर हाई कोर्ट से भी उससे पुलिस इन्वेस्टिगेट कर सके, शामिल तफ्तीश कर सके, उसकी इजाज़त नहीं मिलती। देखिए जी, मैं इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए मैं 2-3 चीज़ें, आर्टिकल 25 है ना, मैं सबके साथ बराबर का ट्रीटमेंट होना चाहिए। मैं आपको पहले वाली बात पे करूं, मैं ये बड़ा वाज़ेह कर दूं कि परवेज़ साहब को कोई जल्दी रिलीफ नहीं दिया गया, इसके पीछे एक बड़ी स्टोरी है। 1/6 से वो अरेस्ट हैं, उसके बाद हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर किया था कि इनको अरेस्ट ना किया जाए, क्योंकि कंटिन्यूस आप एक FIR में बंदा बेल आउट होता है, 10 होता है, एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 10 ने बड़ा क्लियर कहता है। उसके ऊपर एक जजमेंट हुई थी, उसके अंदर कोर्ट ने रोका था, उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब गई थी IC में और ऑर्डर सस्पेंड हुआ। और सर दोनों तरफ की बात नहीं, मैं आज सुना ना, क्योंकि कल का मैं भी कुछ मीडिया के लोगों की बातें ये सुन रहा हूँ जिसके ऊपर कह रहे हैं कि जो अदालतें उनके हमारे मोहतरम अतात ताड़ साहब ये फरमा रहे थे बैठ के। देखिए आमिर भाई, अताब भाई को छोड़ें, बाकी सबको छोड़ें, हम तो कह रहे हैं कि जिस तेज़ी के साथ अदालत से ऑर्डर आता है रिहा करें, उन्हें प्रोटेक्ट भी किया जाता है कि किसी केस में गिरफ्तार नहीं करेंगे, लेकिन उतनी तेज़ी के साथ दूसरी तरफ से कोई नई कार्रवाई डाल के गिरफ्तार कर लीजिए। हमने दोनों बात की, बैलेंस बात की है, लेकिन बात यह है कि एक 14 साल बच्ची वाला बात, देखिए मैंने उसके ऊपर मैं बड़ा क्लियर बात कर दूं। देखें, अगर कोर्ट ने अगर उनको इन्वेस्टिगेशन बेसिक जो एलिगेशन था उनकी मिसेस पे था कि उसने मारा, और उस लड़की ने भी अपनी स्टेटमेंट दी है कि ये मेरी गर्दन दबाती थी या मुझे डंडों से मारती थी या वो भी करती थी, तो उसके ऊपर उस बीवी को रिस्पॉन्सिबल रखना है, ना कि उसको खामन को। ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए कि हमने एक जज है उसकी बीवी है या कोई और बंदा है उसकी बीवी है, तो जिस पे इल्ज़ाम लगाया आप कम से कम उसको रखें। पिछले दिनों कुछ एक और बात आई थी कि फ़लाँ ब्रिगेडियर उसकी बीवी ने रोड के ऊपर ये फ़लाँ बात कर दी, उस ब्रिगेडियर का क्या कसूर आ गया, ये उस जज का क्या कसूर आ गया? अगर उसकी बीवी को एक्ट करती है तो अपने एक्ट की खुद रिस्पॉन्सिबल है। लेटेस्टली आपने सुप्रीम कोर्ट की जज साहब हैं जो ऑनरेबल अब चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, उस केस के अंदर आपका एक फैसला आया हुआ है कि हर बंदा अपनी चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है, वो बाकियों का नहीं है। अगर यहाँ पर लेटर उन्होंने लिखा है चीफ जस्टिस को उस इंटेरोगेशन करनी है, तो या तो इंटेरोगेट आप उससे करें जो उसके अंदर इन्वॉल्व। ये भी तो हो सकता है एज ए विटनेस बुला रहे हैं। देखिए जी, एज ए विटनेस बुलाना है तो उसके लिए मेरे ख्याल में परमिशन देनी चाहिए थी अगर चीफ जस्टिस को एज ए विटनेस, क्योंकि अगर बुलाया जा रहा है, क्योंकि या एज अ डिफेंस बुलाया जा रहा है, तो उसमें अगर लिख के भेजा है तो मेरे ख्याल में नो वन इज़ अबव द लॉ, और कॉन्स्टिट्यूशन सबको ये प्रोवाइड करता है कि हर बंदे के फंडामेंटल राइट्स हैं, एक आम बंदे के भी वही राइट्स हैं, एक जज के भी वही राइट्स हैं, एक जनरल के भी वही राइट्स हैं। सब चीज़ों को लेके चलना है, तभी हमारा मुल्क आगे चल सकता है। अगर हम ये डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारा माशरा। आर्टिकल 25 को रखा है इसलिए क्या कि डिस्क्रिमिनेशन, और आगे भी हम जैसे अभी आपको कह रहे थे, आप कह रहे हैं आर्टिकल 25, मैं तो कहता हूँ कि आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन है कहाँ? कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ और सिर्फ आम छोटे बंदे के लिए। आपने कहा होगा कि ये बड़े जितने लोग होते हैं, ये जब अदालतें होती हैं, इनका जो गिर्द वो इनको एक बंद किया जाता है, उस नेट को फाड़ के निकल जाते होते हैं। तो ये आप जब से पाकिस्तान बना है ये चलता आ रहा है, हम इसके ऊपर ये करना शुरू कर दें कि आर्टिकल 25 के अंदर ये लिखा हुआ है, 10 के अंदर लिखा हुआ है, 10A के अंदर लिखा हुआ है, फेयर ट्रायल लिखा हुआ है, राइट टू प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, राइट टू लाइफ लिखा हुआ है। ये बातें ना मेरी समझ में तो नहीं आती है। मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ हर वक्त पढ़ते हैं, हर वक्त अदालतों के अंदर आते हैं। जब एक अदालत एक ऑर्डर करे और अदालत का ऑर्डर इम्प्लीमेंट ना हो, आप उसके बाद क्या कर सकते हैं? आमिर, बहुत बहुत शुक्रिया।
ये तो आप अचानक आ गए, मैंने कहा चलें आप भी कुछ शामिल कर लेते हैं साथ में, वरना तो मैं सोलो कर रहा था। अब नाज़रीन बाकी जो खबरें उनकी डिटेल भी आपके साथ शेयर कर लें। साइफ़र के हवाले से जो अदालत के दायरा अख्तियार के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर हुई थी, उस पर आज शेर अफजल मरवत साहब पेश हुए हैं और जनाब अपने चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने इस केस की समाअत की है। और इसके अलावा 9 मई के वाक़यात के हवाले से जो 6 दरख्वास्तें, जो ज़मानती दरख्वास्तें से इमरान खान साहब की खारिज की गई थी अदम पैरवी के ऊपर, उस पर भी आमिर फ़ारूक साहब ने समाअत की है। आमिर फ़ारूक साहब ने इन दोनों केसेस में जो PTI की लीगल टीम है उसके ऊपर तो नहीं, लेकिन जो साथ में जूनियर स्टाफ आता है या फिर जो लीगल टीम के साथ वैसे वकला जो है इज़हार यकजहती के लिए या सपोर्ट के लिए खड़े हो जाते हैं, उनके ऊपर जो है चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने बर्मी का इजहार किया और ये कहा कि जो मेन काउंसिल है सिर्फ वही रोस्टरों पे खड़ा होकर आर्गू करे, बाकी वकील रेस्टरों पे खड़े होकर क्यों खड़े होते हैं, उसकी क्या वजह है। लेकिन तमाम वकला को जो बिठा दिया, मरकज़ी वकील को कहा कि आप दलाइल दें। तो ये जो अबूरी ज़मानतें खान साहब की खारिज हुई थी तोशा खाना में गिरफ़्तार होने के बाद, इस पे जनाब सलमान सफदर साहब ने दलाइल दिए और उनका ये कहना था कि अदम पैरवी के ऊपर जो है इमरान खान साहब की अबूरी ज़मानतों को खारिज किया गया। अदालत के पास अख्तियार था, सवाब थी जिसको वो एक्सरसाइज कर सकते थे और हुकाम को और सरकारी मशीनरी को कह सकते थे कि इमरान खान साहब की हाज़िरी को अदालत में यकीनी बनाया जाए। तो आमिर फ़ारूक साहब ने इस केस में ये रूलिंग दी है कि चूँकि आपकी 3 और केसेस में भी ज़मानतें रद्द हुई हैं अदम पैरवी के ऊपर, अदम पेशी के ऊपर, तो ये दरख्वास्त भी उसी के साथ क्लब कर देते हैं और वो 2 रुकनी बेंच आपके दरख्वास्तों पे समाअत करेगा ज़मानतें खारिज होने की आपकी अपीलों के खिलाफ। तो 2 रुकनी बेंच जो है वो ज़्यादा बेहतर फैसला करेगा और इस केस को जो है दूसरे केस के साथ जो ATC अदालतों में ज़मानतें रद्द हुई थी खान साहब की, उसके साथ क्लब कर दिया गया है। साइफ़र केस में शेर अफजल मरवत साहब पेश हुए हैं और शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि हमारी दरख्वास्त जो ज़मानत है इमरान खान साहब की, उसके ऊपर जो ट्रायल कोर्ट है, जो जज अबुल हसन ज़ुल्करनैन साहब है, उन्होंने दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर कार्रवाई रोक दी है कि जब तक हाई कोर्ट में फैसला नहीं होता हम कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाएंगे। आमिर फ़ारूक ने सवाल किया, आमिर फ़ारूक साहब ने, चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने, कि देखें कि ये जो खसूसी अदालत है जिसे जुडिशल कॉम्प्लेक्स से अटक जेल में मुंतकिल किया गया है, उसके ऊपर 30 अगस्त की तारीख लिखी गई है। क्या ये सिर्फ 30 अगस्त की तारीख का नोटिफिकेशन जारी किया गया था या हर बार जो है वो जो अदालत है वो अटक जेल में जाएगी, वहाँ पर जाके केस की समाअत करेगी? तो इस हवाले से भी हम इसकी वजाहत चाहते हैं। हुकूमत को जवाब देना होगा। हुकूमत के जो वकील होते हैं, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल, उनसे कहा कि आप इस नुक्ते के ऊपर अदालत को असिस्ट करेंगे। इमरान खान साहब के वकील शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि हो सकता है कि 13 सितंबर तक की तारीख है अपने इमरान खान साहब के जुडिशल रिमांड की, उससे पहले ये कोई नया नोटिफिकेशन जारी करके जज साहब को कहेंगे कि अटक जेल में जाके समाअत करें। तो इस पर आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि आइंदा की तारीख क्या है। बताया गया कि आइंदा तारीख जो है इस केस की 13 सितंबर की है। तो आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि हम उससे पहले की समाअत रख लेंगे और अगर कोई नया नोटिफिकेशन जारी हुआ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि अगर वो सिक्योरिटी का कंसर्न था, सिक्योरिटी का इशू था, तो ये नोटिफिकेशन अदालत को अटक जेल में मुंतकिल करने का जो था वो वजारत दाखिला जारी कर सकती है, वजारत कानून तो ये नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकती। शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि हमें आज ही सुन लें, हम दलाइल देना चाहते हैं, अपनी इस दरख्वास्त को वापस नहीं लेना चाहते। तो आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि मैं आपकी दरख्वास्त के ऊपर आर्डर जारी कर दूंगा। और फिर आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि आप रोस्टम के ऊपर आपके जो वकला हैं आपके साथ आते हैं, ये झुमकट्टा बना के क्यों खड़े हो जाते हैं, ये अपनी अपनी सीटों पर जाके बैठ जाएँ। और फिर आमिर फ़ारूक साहब ने भी वाज़ेह किया कि अगर इमरान खान साहब की बेल की एप्लीकेशन है या शाह महमूद कुरैशी साहब की बेल की एप्लीकेशन है, हमने ट्रायल कोर्ट को उन ज़मानत दरखास्तों के ऊपर कार्रवाई से नहीं रोक रखा। जब हम हुक्म करेंगे तब ट्रायल कोर्ट जो है वो कार्रवाई रोक सकती है, उसके अलावा कार्रवाई रोकने का कोई जवाज़ नहीं। प्रोसिक्यूशन ने कहा कि ट्रायल कोर्ट में भी इसी नोयत की दरख्वास्त इन्होंने दायर कर रखी है। तो आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि अगर ट्रायल कोर्ट उस दरख्वास्त के ऊपर फैसला कर दे तो यहाँ पे जो दरख्वास्त है वो गैर मौसर हो जाएगी और उस फैसले से अगर कोई इफेक्ट होता है, एडवर्स ऑर्डर आता है, तो वो अपील की सूरत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो आ सकता है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल कुर्सी पर जाके बैठ गए। आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि अगर फेडरेशन बैठ गई तो फिर क्या होगा। ये अजराए मजाक लाइटर नोट के ऊपर रिमार्क्स है चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के। तो 12 सितंबर तक इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया गया। शीरी मज़ारी सभा जिनका नाम ECL में शामिल किया गया, जिससे तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने इस केस की समाअत की है। और अदालत ने यह पूछा कि अगर 2014 में शीरी मज़ारी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हुआ तो 10 साल तक इस मुकदमे में शीरी मज़ारी की क्यों गिरफ्तारी नहीं की गई। और ये जो ECL में नाम शामिल किया गया है, ECL में नाम शामिल करने का फैसला तो वफाकी हुकूमत करती है। तो इस केस की समाअत को भी 19 सितंबर तक, और कोई नए केसेस अगर हैं शीरी मज़ारी साहबा के खिलाफ, उसका रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। और IG को जो 25,000 का जुर्माना आखिरी समाअत पे डिटेल जमा ना करवाने पे अदालत ने कहा था कि IG शीरी मज़ारी को जमा करवाएंगे, तो आज नकद रकम में ये जो कैश है 25,000 का, ये IG पुलिस ने जो है वो शीरी मज़ारी साहबा को जो है वो अदालत में फराहम कर दिया। अटक जेल में
खान साहब को क्यों मुंतकिल किया गया, अटक जेल में क्यों नहीं मुंतकिल किया गया, इस केस की भी आमिर फारूक साहब ने समाअत की। शेर अफजल मरवर साहब पेश हुए और उन्हें इस अदालत में इस केस में बड़ी अहम बातें की। उन्हें कहा कि देखें बी क्लास जो अटक जेल में है नहीं, और ये अजियत देने के लिए इमरान खान साहब को अडयाला जेल के बजाय अटक जेल में रखा गया है। क्या अटक जेल ज़्यादा महफूज है या अडयाला जेल ज़्यादा महफूज है? शेर अफजल मरवर साहब ने कहा कि लतीफ़ खोसा की इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद लतीफ़ खोसा साहब ये कहते हैं कि अटक जेल में बेशुमार नामालूम कैदी मौजूद हैं। अब ये जो बात है कि जो बात कर रहे हैं अपने शेर अफजल मरवर साहब के नामालूम कैदी, ये बात बड़ी संगीन लगती है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? ये क्वेश्चन मार्क है इसके ऊपर, क्योंकि जेल के अंदर नामालूम कैदी रखना मुमकिन नहीं है, आसान नहीं है। और फिर शेर अफजल मरवर साहब ने कहा कि जहाँ इमरान खान साहब को रखा गया है उस सेल की छत नहीं है, पानी अंदर आता है। ये भी एक नया इंकशाफ शेर अफजल मरवर साहब कर रहे थे। इमरान खान साहब को रात को नींद नहीं आती, मक्खियाँ होती हैं उनके सेल में। मैं मिलने मुलाकात के लिए गया तो मेरे खिलाफ FIR काट दी गई। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने कहा कि देखें मसाइल जो थे इमरान खान साहब को जो अटक जेल में, वो तमाम दूर कर दिए गए हैं। A क्लास B क्लास ख़त्म कर दी गई है, खान साहब को B क्लास की सहूलियात फराम की जा रही हैं और खान साहब को अटक जेल में उनकी मर्ज़ी का खाना पीना फराम किया जाता है। देसी घी में पका हुआ देसी मुर्गा और मटन जो होता है वो भी खान साहब को फराम किया जाता है। तो आमिर फारूक साहब ने कहा कि यहाँ पे बुनियादी सवाल ये नहीं कि सहूलियत क्या दी जा रही हैं, बुनियादी सवाल ये है कि अडयाला जेल से अटक जेल में क्यों इमरान खान को मुंतकिल किया गया। इस्लामाबाद की अपनी जेल नहीं, यह के लिए यहाँ के जो कैदी होते हैं उन्हें अडयाला जेल में रखा जाता है। शेर अफजल मरवर साहब ने कहा कि जो तोशा खाना में इमरान खान साहब को सज़ा हुई जिस पर उन्हें अटक जेल में रखा गया, वो सज़ा तो मअतल हो चुकी है। इमरान खान साहब का स्टेटस अब चेंज हो चुका है। आमिर फारूक साहब ने कहा कि एक और केस में इमरान खान साहब अंडर ट्रायल हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर इमरान खान साहब को अब अगर कोट लखपत जेल में मुंतकिल कर दिया जाए तो वहाँ से तो मुंतकिल करने में 5 घंटे लगेंगे। तो जिस पर आमिर फारूक साहब को इस रिमार्क्स के ऊपर कि आपने क्यों उसे अटक जेल में मुंतकिल किया, और फिर ये भी पूछा कि चूँकि अब वो सज़ा सस्पेंड हो चुकी है और साइफर केस में गिरफ्तार किया गया है, क्या इस हवाले से कोई नया हुक्म दिया गया है कि अडयाला के बजाय अटक जेल में रखा जाएगा? जिस पर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने कहा कि मैं इस हवाले से हिदायत लेके अदालत को आगाह करूँगा। और शेर अफजल मरवर साहब को अदालत ने जो है वो मुलाकात करने की इजाज़त दे दी है कि वो जाएँ जेल में और इमरान खान के साथ मुलाकात कर सकते हैं। शानदाना गुलजार और शहरियार अफरीदी साहब के भी गिरफ्तारी से मुतल्लिक MPA के ऑर्डर से मुतल्लिक मुकदमे की समाअत हुई है। शहरियार अफरीदी साहब अपनी तबीयत यानी अलालत की वजह से पेश नहीं हुए, लेकिन इस केस में बाबर सत्तार साहब ने जो DC हैं उन्हें ता हुक्म सानी MPO का कोई भी ऑर्डर जारी करने से रोक दिया है। परवेज़ लाई साहब ने कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी है कि अदालत के हुक्म की तौहीन की गई है और अदालत का हुक्म नहीं माना गया। और दूसरी जानब यानी ये कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन के साथ साथ जो परवेज़ लाई साहब के वकला हैं, आज शाहरुख अंजुमन की अदालत में परवेज़ लाई साहब को पेश किया गया है और जो अपने प्रोसिक्यूशन साइड है उन्होंने 14 दिन का जिस्मानी रिमांड मांगा है। लेकिन जो वकील हैं परवेज़ लाई साहब के सरदार अब्दुल राज़िक साहब, उन्होंने इस केस में इमरान अपना परवेज़ लाई साहब को डिस्चार्ज करने की इस्तदा की है और सरदार अब्दुल राज़िक का कहना है कि 3 माह से ज़्यादा अरसे से परवेज़ लाई साहब जो है वो ज़ेरे हिरासत हैं। आगे फ़ैसला क्या हुआ है, क्योंकि ये आखिर में हमने वकील सफ़ाई कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी का मैं वकील हूँ, ये वकील हूँ, कानून के मुताबिक खुद ही मुद्दई और काजी नहीं है। परवेज़ लाई की शनाख्त परेड, ये परवेज़ लाई के वकीलों पर लिखना था, शाह महमूद कुरैशी लिख दिया। परवेज़ लाई की शनाख्त परेड की भी ज़रूरत नहीं, मुल्क उन्हें जानता है। यानी जिस केस में परवेज़ लाई साहब को गिरफ़्तार किया गया है नामालूम की फहरिस्त में, उसके ऊपर भी लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि 2 मरतबा का पंजाब का वज़ीर आला जो कि साबिक़ वज़ीर आला हो चुके हैं, क्या उसका मालूम नहीं था कि नामालूम अफराद में उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है? लेकिन बहरहाल अब मुतल्लिका अदालत में इस केस की समाअत चल रही है। फ़िज़िकल रिमांड होता है, जिस्मानी रिमांड होता है जनाब परवेज़ लाई साहब का, या फिर अदालत उनको डिस्चार्ज करती है। जो भी फ़ैसला हुआ उसकी डिटेल फिर अगले व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन ये जो खान साहब की एप्लीकेशन थी अदालत मुंतकिल के हवाले से और जो नोटिफिकेशन जारी किया गया अटक जेल के हवाले से, इस पे आमिर फारूक साहब ने कहा है कि मैं ऑर्डर जारी करूँगा। आप देखते हैं कि आमिर फारूक साहब जो हैं इस हवाले से क्या ऑर्डर जारी करते हैं। जो अटक जेल में सहूलियात के हवाले से दरख्वास्त थी उस पर आमिर फारूक साहब ने कहा कि मैं ऑर्डर जारी करूँगा। तो इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफ़िज़।